राहील शरीफ का दौर खत्म हुआ। पाकिस्तान की तारीख के शायद सबसे ज्यादा शोहरतयाब सिपहसालार 29 नवंबर को रिटायर होंगे और 29 नवंबर को ही बकौल रिवायत GHQ के परेड ग्राउंड में चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होगी। दुनिया की 5वीं बड़ी और इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी और वाहिद एटमी फौज का बटान ऑफ कमांड जनरल कमर जावेद बाजवा के हाथ में जाएगा। जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाने का फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस दफ्तर से मुतालिक छठा फैसला है। माजी में मियां साहब ने आसिफ नवाज जंजुआ, जनरल वहीद काकर, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट और फिर जनरल राहील शरीफ को तयन करते हुए किया। कुछ फैसले मियां साहब को महंगे पड़े, मगर जनरल बाजवा की तैनाती का फैसला शायद पाकिस्तान की आने वाली सियासी और जमहूरी तारीख में अहम तरीन साबित हो। पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम होती जा रही है। 2008 के इलेक्शन के बाद 2013 का इलेक्शन हुआ और अब 2018 का इलेक्शन भी नजर आने लग गया है। शायद इसीलिए जनरल कमर जावेद बाजवा की सिलेक्शन का सबसे बड़ा मकसद उनका जमहूरियत को फरोग देने और सिविल मिलिट्री हम आहंगी बढ़ाने की आदत है। चलते हैं 2014 की जानिब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक का धरना अपने अरूज पर था। कहा जा रहा था कि किसी भी दिन जमहूरियत का तख्ता उलट दिया जाएगा, रेड जोन की रेड लाइन को पार कर दिया जाएगा। GHQ के बारे में मुतनाज़े और सियासी खबरें भी चल रही थीं कि कुछ कमांडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की छुट्टी करने के हक में है। ऐसे वक्त में रावलपिंडी के 10 कोर के कमांडर, जो इस्लामाबाद की भी पैरवी करते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा थे। रिपोर्टों के मुताबिक जनरल बाजवा ने बड़ी निफासत और शगुफ्तगी से इस सियासी क्राइसिस को कंट्रोल किया। 10 कोर की मशहूर जमाना 111 ब्रिगेड, जिसने तारीखी तौर पर मार्शल लॉ लगाने के पहले लम्हों में इस्लामाबाद को टेक ओवर करने का काम किया था, इस धरने के दौरान इस्लामाबाद, रेड जोन, पार्लियामान और प्राइम मिनिस्टर हाउस की दिफा करने में लगी हुई थी। पर्दे के पीछे हुकूमत और धरने वालों के अहम मुज़ाकरात चकलाला गैरिसन और GHQ में चल रहे थे। पाकिस्तान में हर दफा मार्शल लॉ कोर कमांडर रावलपिंडी की मुशावरत, मर्जी और ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट के साथ लगता है। बेशक 2014 में कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल कमर जावेद बाजवा जमहूरियत के तसलसल के हक में थे। आखिरकार मामला संभल गया। कहते हैं कि अगर कमर जावेद बाजवा एक जिम्मेदार फौजी अफसर और जमहूरियत पसंद पाकिस्तानी का रोल अदा नहीं करते तो बहुत कुछ हो सकता था, मगर कमर जावेद बाजवा के सिर्फ जमहूरी क्रेडेंशियल्स को सामने रख के ही ये डिसीजन नहीं लिया गया। 10 कोर, जो पाक फौज की सबसे बड़ी फॉर्मेशन है, लाइन ऑफ कंट्रोल और फिर सियाचिन में भारत की आंखों में आंखें डाल के देखती है। 2 लाख से ज्यादा अफसर और जवानों पर मबनी सिर्फ ये एक कोर दुनिया की बहुत सारी अफवाद से बड़ी है। कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा की तैनाती के हक में जनरल राहील शरीफ खुद भी थे। शायद इसीलिए रावलपिंडी कोर की कमान के बाद जनरल राहील ने जनरल बाजवा को वही ओहदा दिया जो उन्होंने खुद आर्मी चीफ बनने से पहले संभाला हुआ था। कल तक जनरल बाजवा इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन थे। इस दफ्तर का काम पाक फौज के 27,000 अफसर और 6 लाख जवानों की बदलती जंगी हालात में कटिंग एज परफॉर्मेंस को कायम रखने का होता है। ट्रेनिंग के बगैर फौज कुछ नहीं। और इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा 10 कोर के सिर्फ कमांडर ही नहीं, बल्कि बहैसियत एक मेजर जनरल फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज भी रहे, जो सियाचिन को संभालने वाली डिवीजन है। और इससे पहले बहैसियत ब्रिगेडियर 10 कोर ही के चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे, जो 1 स्टार लेवल का शायद सबसे अहम स्टाफ ऑफिसर होता है। कोई शक नहीं कि उनकी तैनाती का एक सियासी यानी जमहूरी मकसद है, मगर साथ साथ जनरल बाजवा की सिलेक्शन भारत की हालिया जारियत के जवाब के लिए एक ऑपरेशनल ताना भी है। मगर भारत को छोड़ें, बेशक इस तब्दीली की सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दहाइयों बाद फौज में एक प्रोफेशनल ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा। ये कोई आम बात नहीं, क्योंकि राहील शरीफ साहब से पहले आने वाले कई जर्नैलों की तारीख कुछ मुतनाज़े है। अगर पिछले 3 आर्मी चीफों पर गौर किया जाए तो
लेट 90s में जनरल जहांगीर करामत ने मुतनाज़ हालात में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को इस्तीफा दिया। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कू करके जमहूरी हुकूमत और मियां साहब का तख्ता पलटा, मगर तकरीबन एक दिहाई बाद बेनजीर भुट्टो शहीद, मियां साहब और जमहूरियत के लिए रास्ता फिर खोला या खोलने पर मजबूर हुए। और फिर पाकिस्तान का वो सिपा सालार जो एक आम जेसीओ का बेटा था ने एक पॉपुलर टर्म खत्म करके एक्सटेंशन ली, जिसकी वजह से जनरल अशफाक परवेज कियानी का नाम और खानदान फौज के साथ साथ मुतासिर हुआ। पीछे चलते हैं नवंबर 2013 की जानिब, जब जनरल राहील शरीफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तयन किया गया। उस वक्त वो एक सरप्राइज कैंडिडेट थे। मीडिया में जनरल कियानी के फेवरेट जनरल राशिद महमूद, साबिक कोर कमांडर लाहौर और साबिक डीजी काउंटर ISI के चर्चे चल रहे थे। उस फहरिस्त के सबसे सीनियर जर्नल लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम का नाम अक्टूबर 1999 के मिलिट्री कू से जोड़ दिया गया था। ये साबिक कमांडो 1999 में डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस थे और मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट का रोल 99 के टेक ओवर में अहम था। तज्जिया निगारों का खदशा था कि लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम की इस दौर की पोस्टिंग उन्हें महंगी पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। मियां साहब ने इन्हें सुपरसीड कर दिया और रिटायरमेंट दे दी। साथ साथ ये बात भी सामने आई कि आउटगोइंग आर्मी चीफ अशफाक कियानी हारून असलम साहब के हक में नहीं थे। 2013 की फहरिस्त में उस वक्त के डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम और फिर कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान का भी नाम था। जनरल जहीर की अशफाक कियानी साहब से काफी कुर्बत थी। जनरल कियानी ने जनरल जहीर को जनरल अहमद शुजा पाशा के बाद अपना दूसरा डीजी ISI लगाया था। याद रहे कि जनरल कियानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले खुद डीजी ISI रह चुके थे और चीफ बनने के बाद उन्होंने जनरल जहीर को कराची कोर कमांडर का अहम ओहदा भी दिया था। जनरल तारिक खान की रेपुटेशन एक सख्त मिजाज और भारी बाजू वाले जर्नल की थी। उनका बैटलफील्ड और जंगी एक्सपीरियंस नाकाबिले फरामोश था, मगर उनकी दबंग रेपुटेशन उन्हें भारी पड़ी। पाकिस्तान के अहम तरीन मिलिट्री दफ्तर की चाबी अगर मिली तो एक ऐसे फौजी को जिसकी तरफ मीडिया का रुझान नहीं था। तैनाती के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल राहील शरीफ किसी के रेडार पर नहीं थे। पाक फौज के इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन के ओहदे पर तैनात राहील शरीफ साबिक कोर कमांडर गुजरांवाला, जनरल ऑफिसर कमांडिंग लाहौर और कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल रह चुके थे। इसके बावजूद डॉन अखबार ने उनको एक मीडियोकर करियरिस्ट का खिताब दिया था। फौज के अंदर और बाहर लोग राहील शरीफ साहब से ज्यादा उनकी खानदानी लेगेसी से मुतारिफ थे। निशान हैदर मेजर शबीर शरीफ आपके बड़े भाई थे, जिन्होंने 1971 की जंग में सुलेमान की में सुपर ह्यूमन दिफा का मुजाहरा किया, और आपके मामू निशान हैदर मेजर अजीज भट्टी थे। याद रहे कि 2013 के आर्मी चीफ बनने वालों की फहरिस्त में लेफ्टिनेंट जनरल राहील शरीफ का नाम टॉप पर ना सीनियरिटी में था और ना मीडिया की लॉबिंग में। तैनाती के वक्त तज्जिया निगारों ने यहाँ तक बात पहुंचाई कि उनकी अपॉइंटमेंट रायवंड की एक साजिश है कि फौज को कमजोर किया जाए, मगर ये तज्जिया महज तज्जिया ही रहा। आने वाले 3 सालों में राहील शरीफ ने सिर्फ पाक फौज और रियासत की बका नहीं बचाई, बल्कि सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात और आगे बढ़ाए और जमहूरियत को भी फरोग दिया। मगर ये सब आसानी से नहीं हुआ। राहील शरीफ ने सिर्फ पाक फौज और रियासत की बका नहीं बचाई, बल्कि सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात और आगे बढ़ाए और जमहूरियत को भी फरोग दिया। मगर ये सब आसानी से नहीं हुआ। 2013 के आखिर में जब शुमाली वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाँव जमा के सालों से बैठा हुआ था, तो दिसंबर 2013 में दहशत गर्दों को इंगेज करने की शुरुआत राहील शरीफ का पहला बड़ा डिसीजन रहा, और सालों बाद फौज के इंटेलिजेंस, एविएशन, इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस ने पाक फजाइया के साथ ताउन में स्टिंग ऑपरेशंस जनरल राहील के ओहदे संभालने के कुछ ही हफ्ते बाद
शुरू किए। इस तरह शुमाली वजीरिस्तान के ऑपरेशन का आगाज, जिसका ऑपरेशन राह रास्त और ऑपरेशन राह निजात के बाद सालों से दुनिया को इंतजार था, राहील शरीफ ने आते ही कंसिडर और ऑपरेशनलाइज कर दिया। उधर जमहूरियत बोल पड़ी। मियां साहब की हुकूमत मुज़ाकरात के हक में थी, मगर फौज में काफी सारे अनासर ऐसे थे जो मुज़ाकरात के खिलाफ थे। जनरल राहील शरीफ ने मियाना रवि इख्तियार की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उसके इत्तेहादियों की बात मानी और तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर तैयार हो गए। मगर मीडिया की आंख से ओझल पाक फौज के दस्तों को मार्च 2014 में ही शुमाली वजीरिस्तान में एंट्री और ऑपरेशन के ऑर्डर दे दिए गए। दहशत गर्दों की नीयत साफ कभी नहीं थी, मगर जमहूरियत और पार्लियामेंट की इज्जत रखने के लिए जनरल राहील शरीफ ने मुज़ाकरात का अमल जारी रखा और साथ साथ जंग की तैयारी भी होती रही। आखिरी टांका कराची एयरपोर्ट पर हमले का था। 2014 की गर्मियों में जब यह अटैक हुआ तो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का प्लान तैयार था। जून 2014 में हाली तारीख का सबसे बड़ा काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के ज़र्ब के नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ और जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। ज़र्ब-ए-अज़्ब 2014 से 2016 तक बदलता और इवॉल्व होता रहा। शुमाली वजीरिस्तान में मीर अंशा, फिर मीर अली, फिर बोयादगान, फिर शवाल की फतह पाक फौज और पाक फजाइया को हासिल हुई। ISI और MI की इंटेलिजेंस गैदरिंग हो या SSG की खुफिया मिशंस, इन्फेंट्री के नए QRFs हों या फ्रंटियर कोर की नई चालें, महज एक मिलिट्री ऑपरेशन तक महदूद नहीं रहा। जनूब में कराची ऑपरेशन, जिधर सियासी, जमहूरी और सिविल इदारों के साथ रेंजर्स ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में काफी हद तक अमन लाने में कामयाबी पाई, में भी ज़र्ब-ए-अज़्ब का साया नजर आया। मगरिब में बलोचिस्तान की कौम परस्ती का तकरीबन खात्मा सिविल और मिलिट्री क़यादत के एक नए अहद से हुआ। सिविलियन आगे, फौज पीछे, सिर्फ महज एक नारा नहीं था, बलोचिस्तान की सिविल क़यादत ने भी हाथ बढ़ाया और हत्ता कि आज भी बलोचिस्तान को बहुत खतरे हैं। अंदरूनी तौर पर उस सूबे के लोग, लीडर और फौजी एक पेज पर नजर आते हैं। ये भी ज़र्ब-ए-अज़्ब की सोच की कामयाबी है। साथ साथ जब हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत चीन का सीपेक मुआहिदा शुरू हुआ और रियासत को फौज की जरूरत पड़ी तो जनरल राहील शरीफ ने एक नए अज़म से हुकूमत और चीन को गारंटी दी कि पाकिस्तान की अस्करी फोर्सेस सीपेक के लिए हर वो कदम उठाएंगी जिससे तकरीबन $50 अरब का ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट कामयाब हो। और अंदरूनी तौर पर जनरल राहील शरीफ ने करप्शन के खात्मे के लिए अपने जर्नैलों तक को नहीं बख्शा और बड़े बड़े करप्शन केस जिनकी फाइलें सालों से बंद थी खोली और सख्त डिसीजन लिए। दूसरी तरफ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ऊंच नीच का शिकार भी हुए। अगस्त 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने ने फौज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के बीच कशीदगी शुरू की। सर्विंग और रिटायर्ड फौजी एहलकारों के नाम इस धरने से मुंसलिक हुए। हुकूमत की गैर वाज़ेह भारतीय पॉलिसी ने भी GHQ में टेंशन्स क्रिएट की और फिर साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के ट्रायल को शुरू करने का डिसीजन से भी सिविल और मिलिट्री तनाव बढ़ा। मगर कहते हैं कि सख्त पत्थर तोड़ने के लिए सिर्फ कुव्वत नहीं हौसला भी चाहिए। जिधर जनरल राहील शरीफ ने पाक फौज और पाकिस्तान की रियासत की बका की बात की, उधर कोई शक नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने भी GHQ की तरफ हाथ बढ़ाया। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद फौज की मुशावरत के साथ नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया गया और अस्करी कोर्टों के लिए पार्लियामान में कानून साजी भी की गई। सीपेक के लिए फौज को एक पूरी नई डिवीजन खड़े करने की इजाजत और फंड्स भी दिए गए। जनरल राहील शरीफ और GHQ के ज़ेरे निगरानी अफगानिस्तान, अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात करने की ग्रीन लाइट भी दी गई। बल्कि फौज की मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसके तहत जनरल राहील शरीफ रूस जैसे नए और चीन जैसे पुराने दोस्तों की जानिब बढ़े और अमेरिका के साथ नीम गरम ताल्लुकात को फिर से बेहतर करने की कोशिश की। इस्लामाबाद ने खारजी अमूर में रावलपिंडी को एक फ्री हैंड दिया, मगर शायद इस दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद
दोनों से गलतियां भी हुई। जिधर GHQ अफगान तालिबान को मुज़ाकराती टेबल पर लाने में नाकाम रहा, उधर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान और अमेरिका की शकी बातें और गैर मुनासिब हरकतों का मुकाबला नहीं किया। आज भी पाकिस्तान को एक अच्छे वजीर खारजा की जरूरत है जो रियासत और फौज दोनों के हक में बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान का मुद्दा उठा सके। जिधर GHQ ने कुलभूषण यादव, एक हाजिर सर्विस इंडियन नेवी इंटेलिजेंस अफसर को पकड़ा, उधर वजीर आजम हो या कोई और आला सिविलियन क़यादत ने इस इशू पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और फिर रह जाती हैं छोटी छोटी बातें मगर बड़े बड़े ड्रामे। एक्टा की सलाहियत, मदारिस के रिफॉर्म, पुलिस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी और कलअदम तहरीकों का नेक्सस वगैरह वगैरह। और हाँ, पैनामा लीक्स के ढोल बजाने वालों के ताने भी। उधर रावलपिंडी के शाह से ज्यादा शाह के वफादारों ने भी एक्सटेंशन और फील्ड मार्शल के ओहदे की बातें छेड़कर जनरल राहील शरीफ के आखिरी साल 1.5 साल को मुतनाज़े करने की कोशिश की। मगर फिर भी इन गैर मुनासिब कंट्रोवर्सीज के बावजूद आज सिविल और फौजी ताल्लुकात काफी हद तक सलामत है। आज वजीर आजम खुद तारीफ करते हैं कि जनरल राहील शरीफ अपनी जनरेशन के सबसे दबंग अस्करी लीडर हैं। और आज जनरल राहील शरीफ हर गैरिसन का दौरा करते हुए अपने अफसरों और जवानों को पाकिस्तान के आईन और जमहूरियत की इज्जत करने की हिदायत देते हैं। मगर बकौल कुछ लोगों के, जैसे कि चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान अभी भी मसले मसाइल हैं। कल तक सब नजरें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगली प्रेस रिलीज की जानिब थी। याद रहे, वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद लीडर हैं जो अब छठा आर्मी चीफ चुन चुके हैं। कहा जाता है कि मियां साहब को अपने पिछले फैसले महंगे पड़े हैं, मगर याद रहे, जनरल राहील शरीफ की तानियाती का फैसला भी तो मियां साहब ही ने किया था। आज सवाल ये नहीं कि नया आर्मी चीफ जनरल बाजवा को क्यों बनाया गया और किसी और को क्यों नहीं। ना सवाल ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का बलोच रेजिमेंट में होना या 10 कोर का कमांडर होना या उसी कोर का चीफ ऑफ स्टाफ होने से उनकी परफॉर्मेंस किसी पीछे रह जाने वाले जनरल की बनिस्बत कैसी होगी। सवाल कुछ और है। सवाल तो ये है कि क्या पाक फौज के जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर और लेफ्टिनेंट जनरल तकरीबन 35 साल की सर्विस के बाद दुनिया की 5वीं बड़ी फौज को लीड करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। सवाल यह है कि जनरल राहील शरीफ की लंबी चौड़ी लेगेसी, जिसमें कराची ऑपरेशन, बलोचिस्तान की स्टेबलाइजेशन, फाटा की नॉर्मलाइजेशन, अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात, चीन के साथ दोस्ती, रूस के साथ नए मुआहदे, अमेरिका के साथ डैमेज कंट्रोल, बरतानिया के साथ काउंटर टेरर कोऑपरेशन, सीपैक का मुकम्मल होना और भारत से 2-2 हाथ, क्या इन चैलेंजों का सामना पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कर पाएगा? इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज और इस्लामी जमहूरिया पाइंदाबाद। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज फौज के नाम। What's going on here? चक्कर क्या है, हो क्या रहा है, क्यों फौज ने ये सामने हमारे क्यों इतना लंबा चौड़ा बैनर लगाया हुआ है, चक्कर क्या है? बेसिस के बारे में हमने आपको पहले भी सुनाया, बताया, आपने देखा होगा। इट्स चाइल्ड, इट्स आइडिया ऑफ जनरल राहील शरीफ जब ये खुद IGTNE थे। IGTNE मतलब इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन। तो पाकिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है, किनेटिक सूरत हाल जो है, आपको जिस किस्म की लगी हुई है, वो वाला ज़माना नहीं रहा कि ये हमारे बाय पाक फौज के जवान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं। आज कहा जा रहा है कि इन तमाम अफवाज में से पाक फौज के जो जवान हैं वो लीड कर रहे हैं। चाइनीज टेक ऑफ, आज कहा जा रहा है चाइनीज और पाकिस्तानी लीड कर रहे हैं। इन्होंने अपना गियर भी इक्विपमेंट अलग पहना हुआ है। अच्छा, तो जब जनरल राहील शरीफ IGTNE थे, उन्होंने रियलाइज किया कि पाकिस्तान ने जंगें तो बहुत सारी लड़ी हुई हैं, मगर जो ये वॉर ऑन टेरर है, जो अब पाकिस्तान की सबसे लंबी जंग है, 1.5 दहाई से हम इस जंग का जो महाज है
वो संभाल रहे हैं। अब ये हमारा एक और जवान फिर फायर पोजीशन में। 1.5 दहाई हो गए हैं पाक फौज को ये महाज संभालते हुए, और एज इज क्लेम्ड सबसे ज़्यादा दुनिया की जो बैटल हार्डन अफवाज हैं उनमें से एक है। कम अफवाज हैं जिनकी घर में लड़ाई हो, काउंटर इंसर्जेंसी जिसे कहते हैं, जो काउंटर टेररिज्म में पिछले 1.5 दहाइयों में पली बड़ी हों और उसे सर्वाइव कर जाए। सीरिया में भी काउंटर इंसर्जेंसी हुई, the Syrian army is not doing well. अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी हुई, the Afghan army is not doing well. आपका इराक में ऑफ कोर्स इंसर्जेंसी हुई, the Iraqi army is not doing well. कोलंबिया में इंसर्जेंसी दहाइयों से है, चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही. They are not doing well. So घर के अंदर की लड़ाई कहते हैं ज़्यादा डेंजरस है घर के बाहर की लड़ाई से, क्योंकि जो आपका घर के अंदर का दुश्मन है उसे आपके ये सब रास्ते पता हैं, ये सब आपके नुक्स एंड क्रैनीज उसे पता है, उसे आपकी वीकनेसेस पता हैं, उसे आपकी ज़ुबान पता है, उसे आपका लिबास पता है, वो घुल मिल सकता है. तो इसलिए जब राहील शरीफ साहब ने रीराइट किया पाकिस्तान आर्मी का ट्रेनिंग सिलेबस, उसमें इन्फेंट्री का सिलेबस, ऑफ कोर्स ओवरऑल कैडेट्स का, पीएमए का, उसके साथ साथ जोर दिया कि फ़ौज को ये जो नई जंग है, जो घर के अंदर जंग है, फ़ौज को फिज़िकली फिट कैसे किया जाए, फ़ौज को मेंटली तैयार कैसे किया जाए, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड. वो ज़माने गए कि एपीसी में आपका कंपनी कमांडर बैठा हुआ है वायरलेस पे, पूरी कंपनी को एपीसीज में मूव करवा रहा है. छोटी छोटी टैक्टिकल टीम्स, कॉम्बैट टीम्स जिन्हें कहते हैं, ऑलमोस्ट स्पेशल फोर्सेस टाइप, जिधर जवान पे ज़्यादा जोर था. अफसर तो अफसर होता है, मगर जवान का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, जवान की टैक्टिकल एबिलिटी जैसे कहते हैं बिल्डअप करना एक अहम मरहला, एक अहम गोल बन गया. उसके तहत पेसेस का कॉन्सेप्ट आया. सो जनरल राहील शरीफ in his time as IGTNE envisioned something, as chief उसे implement करवाया, and of course आज convince कर चुके हैं as a military diplomat इन तमाम ममालिक की फ़ौज को कि they need to be a part of this, because पाकिस्तान ने एक नया, पाकिस्तान फ़ौज ने एक नया physical standard set किया है limits push करने के लिए. It's not easy, is it? Battle is not easy majorly. एक famous saying है कि the more you sweat in peace, it saves blood in the war. हाँ, ये बिल्कुल है. अब आपको कैजुअल्टी रिबन भी लगी हुई है. You're a Ghazi of the Western Front. You've been injured. First of all, thank you for your service. बहुत बहुत शुक्रिया. We're very proud of you. आप वापस you're back in uniform. आपको लेग इंजरी हुई थी. Exactly. और यही जो कॉइन सिटी हमारा वेस्टर्न फ्रंट जो लगा हुआ है इसमें हुई थी. बिल्कुल साउथ. क्या हुआ था साउथ वजीरिस्तान में? अली मैं एक असाइंड हुआ था मिशन के लिए, जिसके लिए मुझे जाके उनके बंकर्स को क्लियर करना था. तो जब मैं सुबह ऑपरेशन के लिए मैंने स्टार्ट किया 4 o'clock, 200 मीटर शॉर्ट ऑफ द टारगेट देयर वाज एन आईईडी, और जो है आई स्टेप्ड ऑन दैट आईईडी और इट ब्लू ऑफ, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई. आई लॉस्ट माई लेफ्ट लेग और मेरी फेस की सर्जरी हुई थी. सो आई रिमेन इन हॉस्पिटल फॉर मोर देन 2.5 years, एंड आफ्टर दैट आई वाज बैक टू माय नॉर्मल एंड आई एम वेयरिंग माय यूनिफॉर्म. माशाल्लाह से. So 2.5 years, huh? And you have a prosthetic. Yes. You have a prosthetic limb as well. Exactly. Ali, अब मुझे ये बताओ आप, you've been there, done that, bought the t-shirt, wore the yellow ribbon, माशाल्लाह से, you're back up on your feet. Detail number मुझे ये 18. बताओ आप कि ये जो सर्किट, Chest number 157, मोहम्मद ये सालिम आजकल की जो इन्फेंट्री सेंट्रिक जो रोल है हमारी फौज का, ये एक्चुअली मैं खाली बकवास कर रहा था, या एक्चुअली ऐसी ही एंगेजमेंट्स होती हैं जब फायर पिन डाउन होते हो, जब एक्चुअली आपके सामने टैंगोज आते हैं, ऐसी फिजिकल एजिलिटी की जरूरत है? इज दिस डिजाइन अकॉर्डिंग टू दैट या कुछ और? एम आई मिसिंग समथिंग? When you don't know your enemy and you are fighting in some built-up area, and especially in the trains which are very difficult and very porous, Crevices हैं, हैं, nalle हैं, and mountain peaks हैं. So it makes difficult to fight these kind of wars. So that need a special training. अब ये जो कैजुअल्टी इवैक्यूएशन है, फॉर एग्जांपल मुझे बताएं, जब आप पे आईडी अटैक हुआ था, आपको कैसे इवैक्यूएट किया गया था? मुझे भी ऐसे ही तकरीबन इसी तरह ही था. उस वक्त भी स्ट्रेचर जो है वो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हम लोग वॉर जोन में थे. तो मुझे भी इसी तरह था, बिकॉज वो वहाँ पे रोड ट्रैक ही नहीं था. वहाँ पे तो जस्ट जो है वो एक पाथ था जिसको हम फॉलो कर रहे थे, और हमने वहाँ पे टेररिस्ट के जो बंकर्स थे उनको हमने क्लियर करना था. तो मुझे भी इसी तरह ही एवैक्यूएट किया गया. अच्छा अली, सो
from what I understand, overall जो competition चल रहा है, पहले दिन आपके pull-ups थे, जी। उसमें the Chinese were number 1, Pakistan was number 2, yes. और मेरे ख्याल है Chinese number 3 थे, बिल्कुल। है ना? जी। अच्छा, दूसरा फिर वो आपका 3.2 किलोमीटर रन था, उसमें आपकी एक अरब कंट्री क्या है? जॉर्डेनियन नंबर 1 थे, जी। और नंबर 2 पाकिस्तान ना करो, अच्छा, और नंबर 3 3 चाइनीज था। वाओ, ओके, इंटरेस्टिंग। और फिर आपका जो थर्ड कंपटीशन था, सिट अप्स था, उसमें तीनों पोजीशन पाकिस्तान की थी। 1 2 3 yes. पाकिस्तानी, जी, बिल्कुल। वाओ, ओके। और नंबर 4 जो चौथा कंपटीशन था वो पुशअप्स का था, पुशअप्स का था जी, उसमें फर्स्ट 2 पोजीशन पाकिस्तान की जी, पाकिस्तान वाज 1 and 2 1 जी, and the थर्ड third वाज चाइनीज। so we seem to be doing all right, we're taking it seriously, concept ही हमारा है, Yes. obviously we will take it seriously। Sir, yes. अली, एक important चीज़ है जो पूछना ज़रूरी है, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी का हिस्सा है। दिस इज द पाकिस्तान आर्मी रीचिंग आउट टू ऑल दोज आर्मीज, वो जो सब तमाम वो हैं, एंड टेलिंग देम कि ए, पाकिस्तान इज सेफ फॉर यू टू विजिट, एंड बी we're up to something as well, हमें भी काम शाम आता है। तो ये यही है, is that the message largely? बेसिकली देखें, इतनी बड़ी तादाद में 14 कंट्रीज़ के इतने पार्टिसिपेंट्स का पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस शो करना, तो ये इसी बात का अमर है कि बेसिकली पाकिस्तान में बिल्कुल नॉर्मलिटी है, चीज़ें जो है वो देयर इज़ अ हैसल बैसल इन द लाइफ एंड पीपल आर लीडिंग अ वेरी नॉर्मल एंड पीसफुल लाइफ। Major Ali, thank you. I'll see you. आप तो नहीं कर रहे ना? You're not a part of the CT team. Thank you. देखा जी आपने, achieving highest standards of physical fitness and endurance. Again, I'm excited to be here because सार्क आपका होता नहीं है, फॉरेन मिनिस्ट्री आपकी डिसफंक्शनल है। अच्छा, ओवरऑल अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार के वैसे ही, चाहे वो डॉन गेट के साथ हो वो जो चल रहा है, चाहे वो और जो आपकी लीग सीक्स जो चल रहे हैं वो हो, अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार के आप खुश तो होते होंगे, मगर ओवरऑल जो एक निज़ाम बना हुआ था, एक ओवरऑल जो एक स्कैंडल बना हुआ है कि पाकिस्तान स्टैंड्स आइसोलेटेड, पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, इसलिए अखबार में झूठी सच्ची जो भी खबरें हैं छप रही हैं, उसको साइड पे रखते हुए नज़र आ रहा है फ़ौज ने अपना फोकस किया है, 14 ममालिक को बुलाया है, खड़ी हो गई है साथ, आयरन ब्रदर आपका चाइना आपके साथ है, एक खेमे के अंदर इतनी बहुत अफवाज बैठी हैं, एंड काम जारी है, कोई आइसोलेटेड नहीं है। आप नजर नहीं आ रहा, इधर तो नहीं नजर आ रहा, दिखाते हैं उसका सिग्नेचर लेते हैं, हर चीज प्रॉपर अंगूठा लगवाते हैं कि ये तूने ये किया है, बाद में डाउट ना रहे उसको। आप बताएं ना हमें। वो इसलिए सिग्नेचर लेते हैं ताकि उसको बाद में डाउट ना रहे, अच्छा, कोई डाउट हो बाद में कोई प्रेस करते हैं ताकि वो चेक कर लें, अपना बाद में रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये डिजाइन क्यों है? आप सबके साथ लड़के तो घुल मिल गए हैं, एक तो ऑब्वियसली इसका बड़ा मकसद तो ये था कि इतनी जो अफवाज हैं मिलें, ये हमारे दोस्त हैं, इत्तेहादी हैं, भाई भी हैं, ऐसे ममालिक भी हैं, मगर एक्सरसाइज का लार्जर पर्पस क्या है? बहैसियत स्टाफ क्या समझते हैं आप लोग, क्या नजर आ रहा है आपको? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक्सरसाइज का ये है कि आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक तो हमारा वो मकसद ज़रबे अज़ब ऑपरेशन भी हो रहा था, और उसके बाद आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के क्या हालात थे, इन ममालिक को यहाँ पर लाना, जो आज इंडिया में एक अलहदा होने की बातें कर रहा था, 16-17 ममालिक को यहाँ पर ले कर के आना, और उनके साथ फिर हमने एक मकसद है कि अपनी फ़ौजी ट्रेनिंग को एज ए कंपटीशन के तौर पे करना। इसमें एक तो हमारे जितने भी ये हमारे फ़ौजी इवेंट्स हैं, इसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, और उसके बाद जो है एक इसमें जोश और जज्बा, और आपस में फिर इन ममालिक के साथ भाईचारा और मिल करके जो है वो एक ट्रेनिंग करनी और दोस्ती का जो है वो रब्त बढ़ता है। एक्सीलेंट। तो आप बताएं स्टाफ, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, लड़कों को सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सी लग रही है और सबसे ज्यादा आसान कौन सी लग रही है? जो प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए जो है ना सभी इवेंट आसान होते हैं, हाँ। जो गाँव में प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए हर इवेंट मुश्किल होता है। तो सवाल बनता है कि मेहनत ज्यादा मुश्किल है या मश्क ज्यादा मुश्किल है? नहीं, जो मेहनत करता है उसके लिए मशक इतनी मुश्किल नहीं होती। वेरी वेल सेड। तो ये अब पेसेस अगले साल भी होगा, ये पहला पेसेस कंपटीशन था। आपसे पूछता हूँ स्टाफ, दे उन्हें जरा माइक। तो पेसेस अगले साल कुछ अलग तरीके से आप लोगों ने ऑलरेडी, फौज हमेशा अगले साल की तैयारी शुरू कर देती है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मजीद बेहतर ही होगा, बेहतर से बेहतर के लिए हम कोशिश है,
और देख रहे हैं आप आज भी कितना ज़बरदस्त रहा है हमारा. नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह और बेहतर रहेगा. थैंक यू. हमारा ट्रेनिंग स्टाफ और हमारा ऑफिशियल जो स्टाफ है पेसेस का, अगेन उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अपना तबसरा दिया, मगर ये जो फाउंडर है, the guy who's envisioned all of this, Brigadier साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, how are you, कैसे हैं आप? Good to see you again, कैसे हैं? बेहतरीन. तो कल में आज तो हम आसमानों में है भाई, खत्म हो गया. आज मिट्टी है, धूप है, आज फौज अपनी एनवायरनमेंट में है. पत्थर है, मिट्टी है, धूप है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, आराम नहीं है, तो फौज रिलैक्स. आज साहब मुझे इसलिए खुश रख रहे हैं. बिल्कुल आज अपने असली माहौल में. असली माहौल में. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, व्हाट्स ये जो CET का, अब पुल अप्स देखे, 3.2 क्लिक्स रन देखी, पुश अप्स देखे, सिट अप्स देखे, ऑब्वियसली वो जनरल फिटनेस के हैं, मगर ये कंपोजिट मुझे एक कंपोजिट एक्सरसाइज लग रही है. ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है. ये उसका अल्टीमेट टेस्ट है. जो जितनी भी जितने भी आपने नाम लिए वो तैयारी के मराहिल हैं, और ये एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जहाँ पर आपने आकर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन को एट योर बेस्ट देखना होता है, कि जब आपका फायर भी बेहतरीन हो और आपकी परफॉर्मेंस बड़ी टॉप क्लास हो. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. एक नारा हो जाए सबसे बेहतरीन. Thank you, Brigadier साहब. So you saw them. Staff भी pumped up है, जितना ही उतने pumped up है, जितने pumped up लड़के हैं. It's really interesting to see. हाँ, ये almost मैं कहता हूँ आर्मी के Olympics हैं ये. The Sri Lankans are here. अपना इनका आर्मी का national flag. The Maldives guys are here. Selfie शुरू हैं. और it's interesting to see. Hi. It's interesting to see. ये जो नज़ारे हैं ना, ये this is what it's all about. Group photos जा रही हैं. The Sri Lankans are here, of course, an important partner. ये कौन सी कोर का है भाई? ये सर्विस कोर का है. ठीक है, सर्विस कोर का मैंने सुना है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है माशाल्लाह. हाँ, मजा आ रहा है सर्विस कोर को. पंप्ड अप हुई हुई है सर्विस कोर. नारा हो जाए एक सर्विस कोर. Excellent. So you can see, मतलब pumped up. वैसे usually competitive spirit में लोग pumped up होते हैं, but it's really interesting to see. हाँ, फौज ने एक दस्ता नहीं भेजा था, काफी सारे भेजे थे. 2 कोर से आया था, आर्टिलरी सेंटर से आया था, सर्विस कोर जो फाइटिंग आर्म नहीं है मगर सरप्राइजिंगली सपोर्ट आर्म है, सर्विस कोर है. इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर्ड कोर नहीं है, मगर अपने जज्बे से, अपनी सलाहियतों से, अपने पैशन से, you can see they're very pumped up. They've been leading the charge. जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं वो सर्विस कोर के रहे हैं. तो अगेन सरप्राइजेस, वेरी इंटरेस्टिंग सरप्राइजेस, इंटरेस्टिंग टू सी. ये जो वैसे आपको नहीं नजर आता, you can see the Australian army over there, you can see the Chinese army over there, you can see the Bangladeshi army over there. एक कंपोजिट जो लफ्ज़ है, मुश्तरका, मिक्स्ड, एक जद्दोजहद फिजिकल, मेंटल और नेशनल मोटिवेशन के लिए पेसेस में नजर आती है.